हेलो फ्रेंड्स, झारखंड जी के उड़ान का जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसका जो चौथा सीरीज लास्ट क्लास किए उसी का जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उड़ान का उस पर आज डिस्कस करते हैं। अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था, यही आपका लास्ट क्लास भी है झारखंड की शासन व्यवस्थाओं का। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है डाडा पहड़ा क्या है। तो डाडा पहड़ा से रिलेटेड कोई भी फैक्ट हम लोग इससे पहले थ्योरी में नहीं पढ़े हैं, तो चलिए यहीं पे इसको जानते हैं क्या है ये एक से ज़्यादा गाँव को मिलाकर बनाया हुआ एक संगठन है और इसमें पहड़ा के प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जे दिए जाते हैं और इसमें क्या है, पदों के अनुरूप सदस्यों को अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। ये तीनों ही हैं। डाडा पहड़ा में इस तरह के एक संगठन भी है जिसमें प्रत्येक गांव के जो भी सदस्यता है उसके रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है और इस पदों के अनुरूप सदस्यों को अधिकार दिया जाता है, कर्तव्य और पहचान चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। तो आंसर हो गया उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है पहरा पंच का आयोजन कब किया जाता है। तो पहरा पंच का आयोजन जो है वो आश्विन पूर्णिमा के दिन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, किस जनजाति की संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। तो हो, उराव और संथाल तीनों जनजाति का खुद का बहुत ही अच्छा स्वशासन व्यवस्था है। तो इस तरह से आंसर हो गया लोहार। लोहार जनजाति की संगठित शासन व्यवस्था जो है वो नहीं है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि पंचायत के मुखिया का पद वंशानुगत होता है, ये तो सही है। इनमें जो भी पंचायत का मुखिया है उनको वो क्या होता है, उनका पद वंशानुगत होता है और जो भी पिता की संपत्ति है उसका बंटवारा भाइयों के बीच में हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और यदि किसी परिवार में भाई न है तो जो पिता की संपत्ति है वो बेटियों को चला जाता है, बेटियों को उसका अधिकार रहता है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। और सगोत्री विवाह को मान्यता प्राप्त है, तो ये कथन जो है वो गलत है क्योंकि समान गोत्र वालों में विवाह नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, किस जनजाति की संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। तो इन चारों में से महली जनजाति की जो है संगठित शासन व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, महली जनजाति में गंभीर अपराध के दोषी को कौन सी सजा सुनाई जाती है। यदि महली जनजाति में कोई व्यक्ति गंभीर अपराध करता है, उसका दोषी पाया जाता है, तो उसे सामूहिक भोज की सजा सुनाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, माल पहाड़िया की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो माल पहाड़िया में भी जो अपना खुद का शासन व्यवस्था है, स्वशासन व्यवस्था, उसमें ग्राम पंचायत का जो भी प्रधान है उसको मांझी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, माल पहाड़िया की स्वशासन व्यवस्था में मांझी की सहायता कौन करता है। तो माल पहाड़िया में जो शासन व्यवस्था है उसमें जो पंचायत का प्रधान है उसे मांझी बोलते हैं और मांझी की सहायता करता है गोड़ाईत और दीवान, तो ऑप्शन नंबर सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, माल पहाड़िया शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। तो इसमें जो एक से ज़्यादा गांव को मिला के जो अंतर ग्रामीण पंचायत बनेगी उसका जो मुखिया है उसको सरदार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्या पहाड़िया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। तो सूर्या पहाड़िया जनजाति की जो शासन व्यवस्था थी उसमें जो ग्राम प्रधान थे, गांव के प्रधान थे, उसको भी मांझी कहा जाता था। जैसे कि माल पहाड़िया में भी मांझी ही कहा जाता है, वैसे ही सूर्या पहाड़िया में भी ग्राम प्रधान को मांझी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्या पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्रामीण झगड़ों का निपटारा कौन करता है। तो जो गांव के प्रधान मांझी है वही गांव में जो भी झगड़े हैं उसका निपटारा भी करता है। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्या पहाड़ी जनजाति में स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन कौन करता है। तो इस जनजाति में, सूर्या पहाड़ी जनजाति में आपका कुछ भी यदि धर्म से रिलेटेड धार्मिक काम है, धार्मिक क्रियाकलाप है, तो वो भी आपका मांझी ही करता है। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्या पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में मांझी के कार्यों में उसकी सहायता कौन करता है। अब मांझी की सहायता के लिए इसमें गोड़ाईत आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोड़ाईत।
इससे पहले माल पहाड़िया देखिए, उस जनजाति में क्या था, मांझी की सहायता कौन करता था, तो गोड़ाइत और दीवान दोनों करते थे, लेकिन सोरिया पहाड़िया में बस मांझी की सहायता गोड़ाइत करता है। क्वेश्चन नंबर 14, सोरिया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कितने गांवों पर एक नायक की व्यवस्था की जाती है। तो सोरिया पहाड़ी जनजाति में यदि 15 से 20 गांव है तो उनके लिए एक तो नायक जो मेन रहेगा 15-20 गांव के लिए, जिनकी बातों को सब मानेंगे, तो एक नायक की व्यवस्था की जाती है। और इसी जनजाति में यदि 78 से 80 गांव को मिला दिया जाए तो उसके लिए जो उनमें मेन रहेगा, जिसकी बात सब गांव वाले मानेंगे, उसको सरदार बोला गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है, सोरिया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कितने गांवों पर एक सरदार की व्यवस्था की जाती है। तो सरदार की व्यवस्था है 78 से 80 गांव में और नायक की व्यवस्था है 15 से 20 गांव में। क्वेश्चन नंबर 16, सोरिया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। तो एक से ज़्यादा गांव के बीच में यदि कोई विवाद है तो उसका निपटारा के लिए नायक और सरदार दोनों के द्वारा किया जाता है। तो उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, करमाली जनजाति की जातीय पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है। तो करमाली जनजाति में आते हैं, करमाली जनजाति में जो भी जातीय पंचायत है, उनके जाति की जो पंचायत है उसका जो प्रधान है उसको मालिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, करमाली जनजाति की जो स्वशासन व्यवस्था है उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को। इस शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते हैं, तो करमाली जनजाति में भी जितने भी पद में बैठेंगे सब कुछ वंशानुगत है। दूसरा ऑप्शन, ये तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी है कि इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कोई व्यवस्थित राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता, ये भी सही है। इनमें करमाली जनजाति में क्या है, कोई व्यवस्थित, कोई अच्छी तरीके से एक राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है, तो ये भी सही, ऑप्शन नंबर सी है। इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में जो ग्राम प्रधान है उसका पद वंशानुगत होता है, सभी पद वंशानुगत होते हैं और इस तरह से सभी पद में क्या आएगा, ग्राम प्रधान का पद भी वंशानुगत हो जाएगा। ऑप्शन तीनों सही है, तो आंसर हो गया उपरोक्त सभी कथन सही, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में परगना स्तर पर पाई जाने वाली पंचायत को क्या कहा जाता है। तो करमाली जनजाति की जो भी शासन व्यवस्था है उसमें परगना स्तर पे, नीचे स्तर पे, इस तरह से मिडिल स्तर पे, अपर स्तर में, इस तरह से स्तर था इनमें। तो परगना स्तर पर देखा जाए तो पंचायत को क्या कहा जाता है, सत गवैया कहा जाता है। परगना स्तर पर पंचायत को सत गवैया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। और यही सत गवैया जो पंचायत है, इसी के द्वारा एक से ज़्यादा यदि गांव में विवाद हुआ है, अंतर ग्रामीण विवाद हुआ है, तो उसका निपटारा भी सत गवैया के द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था में 20 से 22 गांवों पर निर्मित पंचायत को क्या कहा जाता है। जब करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था को देखते हैं तो उसमें 20 से यदि 22 गांव को मिला के एक पंचायत बना है तो उसको बाईसी कहा जाता है, बाईसी। क्वेश्चन नंबर 22, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में पंचायत के बैठक की सूचना लोगों के, गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था में पंचायत की कोई बैठक है, कोई मीटिंग है पंचायत का, तो गांव के सभी लोगों तक उस इंफॉर्मेशन को, उस सूचना को पहुंचाने का कार्य जो है वो गोड़ाइत करता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, परहिया जनजाति की जाति पंचायत को किस नाम से जाना जाता है। अब आते हैं परहिया जनजाति में, तो इसमें जो जाति पंचायत है उसको भैयारी या फिर जाति गोट के नाम से जाना जाता है। कोई कोई लोग भैयारी बोलते हैं, कोई कोई लोग जाति गोट बोलते हैं, इस तरह से दोनों ही नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, परहिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो परहिया जनजाति की जो भी शासन व्यवस्था थी उसमें जो भी ग्राम पंचायत है उसके मुखिया को महतो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, परहिया जनजाति की शासन व्यवस्था में महतो का सहायता कौन करता है।
तो परिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में महतो का सहायक जो है वो कहतो या खतो कहलाता है। तो महतो का सहायक कौन है, कहतो या खतो। क्वेश्चन नंबर 26, परिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में 8 से 10 गांवों से मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है। अब एक दो नहीं, 8 या 10 गांव को मिला के जो एक पंचायत बन रहा, अंतर ग्रामीण पंचायत बन रहा, उसको कारा भैयारी कहा जाता है परिया जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 27, परिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था गांव के कल्याण हेतु किसके द्वारा पूजा पाठ जैसे क्रियाकलापों का संपादन किया जाता है। तो परिया जनजाति में गांव के कल्याण के लिए जो पूजा पाठ होता है वो बैगा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, कोरवा जनजाति, कोरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत का जो भी प्रधान है उसको मुखिया कहा जाता है कोरवा जनजाति में। फिर कोरवा जनजाति में किसके द्वारा अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा किया जाता है। तो उसके लिए जो पोस्ट है, जो पद है, वो है बड़ा मुखिया। बड़ा मुखिया क्या करता है, गांव के बीच में यदि कोई विवाद है, एक या एक से अधिक गांव के बीच में कोई विवाद है, उसका निपटारा बड़ा मुखिया के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, कोरवा जनजाति के बारे में कौन सा कथन गलत है, असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है, इस व्यवस्था में शादी विवाह, संपत्ति का बंटवारा, तलाक, जमीन जायदाद जैसे मामलों का निपटारा जातीय पंचायत के माध्यम से किया जाता है। तो ये तो सही है, जातीय पंचायत ये सब का इन सब विवादों का सल्यूशन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इस व्यवस्था में गवाहों को शपथ दिलाकर सत्यता का पता लगाया जाता है। तो कोरवा जनजाति में ये भी सही है कि जो भी गवाही देता है उसको शपथ दिलाकर सत्य बोल रहा है या नहीं उसकी जांच की जाती है। और ऑप्शन 3 है, जाति से बाहर यदि कोई विवाह कर लिया है कोई व्यक्ति तो उसको गांव से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। तो उपयुक्त सभी कथन सही है, इसमें आंसर हो गया इसमें ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, कोरवा जनजाति में भात भीतर प्रथा क्या है। तो भात भीतर प्रथा क्या है, यदि कोई दूसरे जात में यदि शादी कर लेता है तो उसको समाज से निष्कासित किया जाता है। तो भात भीतर उसको फिर से यदि वो अपने समाज में यदि भोज दे देता है तो उसको अपने समाज में फिर से ले लिया जाता है, तो इसी को भात भीतर की प्रथा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, समाज से निष्कासित किसी सदस्य को पुनः समाज में शामिल करना ही भात भीतर प्रथा है। क्वेश्चन नंबर 32, असुर जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शंस है, इस जनजाति की पंचायत व्यवस्था में महतो, बैगा, पुजार तथा गोड़ाइत प्रमुख अधिकारी होते हैं। तो असुर जनजाति में हाँ ये लोग क्या है, प्रमुख अधिकारी है, महतो, बैगा, पुजार और गोड़ाइत। फिर दूसरा ऑप्शन है, असुर पंचायत में गांव के सभी वयस्क पुरुष सदस्य जो है वो भाग लेते हैं। तो पंचायत में सदस्यों की जरूरत होती है तो गांव के जितने भी सभी जो वयस्क लोग हैं, एजेड लोग हैं और वो भी पुरुष में ही, वही लोग भाग लेते हैं, ये भी सही है। तीसरा है कि जितने भी विवाद है सभी विवादों का निपटारा जो है वो पंच के माध्यम से, लोग एक पंच को चुन लेते हैं और उस पंच के माध्यम से ही होता है विवादों का निपटारा। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 33, अब आते हैं बिरहोर जनजाति में। तो बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूहों में बटे होते हैं, अलग अलग शिकार के समूह में बटे होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे टंडा कहा जाता है। तो बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूहों में बटे होते हैं जिसे टंडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, बिरहोर जनजाति की सर्वोच्च संगठन क्या है, डैश है। तो ये कौन है, कौन सा सर्वोच्च संगठन है, सबसे ऊपर का संगठन टंडा ही है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, टंडा। बिरहोर जनजाति को सर्वोच्च संगठन टंडा है। क्वेश्चन नंबर 35, बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च संगठन जो टंडा, उसका मुखिया क्या कहलाता है। तो सर्वोच्च संगठन टंडा का मुखिया नाये कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च संगठन टंडा है उसका मुखिया नाये है और नाये का सहयोगी क्या कहलाता है। तो नाये को जो सहायता करता है उसको दिगुआर या कोतवार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, नाये का सहयोगी दिगुआर या कोतवार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37, बिरजिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के
संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है कि इस में पंचायत व्यवस्था का मुखिया किसी गणमान्य व्यक्ति को बनाया जाता है। तो हाँ, ये सही है। बिरजे जनजाति में क्या होता है, पंचायत व्यवस्था का जो भी मुखिया है वो किसी गणमान्य, जिसको सब मानते हैं, वैसे किसी व्यक्ति को बनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि जातीय पंचायत में बैगा, बेसरा, धावक और गांव के जो भी सम्मानित बुजुर्ग लोग हैं वो लोग शामिल होते हैं इस पंचायत में। तीसरा, ये भी सही है। तीसरा है कि सभी मामलों का निष्पादन जो है वो जातीय पंचायत द्वारा ही किया जाता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, सबर जनजाति। सबर जनजाति की जातीय पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो सबर जनजाति में उनके जो जातीय पंचायत है उनका जो प्रमुख बनेगा उसको प्रधान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सबर जनजाति की जातीय पंचायत व्यवस्था में जो भी पंचायत का प्रमुख है वो तो प्रधान है, और उस प्रधान की सहायता कौन करता है? तो उस प्रधान की सहायता गोड़ाइत करता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, सबर जनजातीय पंचायत व्यवस्था में प्रधान के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो गांव का जो प्रधान है, मुखिया जो है वो तो प्रधान कहलाता है, और प्रधान की सहायता करता है आपका गोड़ाइत। तो गोड़ाइत का ही काम है, जो भी आदेश देगा प्रधान उसको गांव के सभी लोगों तक पहुंचाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, किस जनजाति में गांव के प्रधान को गोटिया कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में यह पद ही नहीं है, विद्यमान नहीं है यह पद? तो खोंड जनजाति में गांव का जो भी प्रधान होता था उसको गोटिया कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में गोटिया पद नाम का कोई पद जो है वो नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है खोंड जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 42, बथुड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता है? अब आते हैं बथुड़ी जनजाति में। तो बथुड़ी जनजाति में जो एक परंपरागत उनका पंचायत व्यवस्था है उसमें जो भी प्रधान है सबसे मेन रोल में जो है उसको दोहर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, बथुड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत की व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, गलत कौन सा है? तो इस व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान का पद जो वंशानुगत होता है, तो हाँ ये सही है। जो भी ग्राम पंचायत के प्रधान है वो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी है, यानी वंशानुगत है बथुड़ी जनजाति में। और जो भी अंतर ग्रामीण पंचायत है उसका मुखिया उसको प्रधान कहते हैं इसमें। और इसमें सगोत्र विवाह, जो अब सेम गोत्र में विवाह को अपराध भी माना जाता है बथुड़ी जनजाति में। इस तरह से सारे कथन सही है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, किसान जनजाति। तो किसान जनजाति से रिलेटेड कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें इस जनजाति में पंचायत की बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को ही पंचायत के संचालन का सारा खर्च वहन करना पड़ता है, तो यही कथन सही है। और गांव का प्रधान मांझी कहलाता है, नहीं ये गलत है। अंतर्ग्रामीण पंचायत जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा, जो भी व्यक्ति ने पंचायत की बैठक को बुलाई है, जिसका भी मामला है, जिससे रिलेटेड मामला है, तो वही लोग क्या करेंगे, जो भी खर्चा पड़ेगा, जो लोग आए रहेंगे उनके खाने पीने का इंतजाम या कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी खर्चा रहेगा, तो सारा खर्च जो है वही लोग वहन करेंगे। इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। पंचायत की बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को ही पंचायत के संचालन का सारा खर्च को वहन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 45, बंजारा जनजाति पे आते हैं। तो बंजारा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। इसमें कोई व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली नहीं पाई जाती, ये तो सही है। इनका खुद का कोई एक अच्छे सही ढंग से चलने वाला कोई शासन करने की व्यवस्था नहीं है। और गांव की समस्याओं का निराकरण जो है वो लोग मिल के एक सामुदायिक परिषद का गठन करते हैं, उसी के द्वारा गांव की समस्याओं का निवारण होता है या निराकरण होता है। फिर तीसरा है जो ग्रामीण समस्या है उसके निराकरण के लिए जो गठित उनके द्वारा बनाया हुआ सामुदायिक परिषद है, उसके जो प्रधान हैं, जो मेन रहेंगे, उसको नायक ये लोग बोलते हैं। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं बंजारा जनजाति के बारे में। क्वेश्चन नंबर 46, मादी और गद्दी नाम का दो पद है, दो पोस्ट है, तो ये किस जनजाति की शासन व्यवस्था में पाया जाता है? तो ये बिंझिया जनजाति में दो पोस्ट पाया जाता है। मादी और गद्दी नाम की दो पद है जो बिंझिया जनजाति की शासन व्यवस्था में पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 47, बिंझिया जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं और इस प्रतिनिधि सदन का प्रमुख क्या कहलाता है? तो ये करटाहा कहलाता है। तो बिंझिया जनजाति की जो भी शासन व्यवस्था उसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक घर का जो एक लीडर होगा, प्रतिनिधि होगा, वो लोग सब मिल के एक प्रतिनिधि समिति का गठन कर रहे हैं और प्रतिनिधि समिति जो प्रतिनिधि सदन है उसका जो प्रमुख, किसी एक को प्रमुख माना जाएगा इतने सारे लोगों में, तो उसको करटाहा बोलते हैं। तो करटाहा कहलाता है प्रमुख जो है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, बिंझिया जनजाति की शासन व्यवस्था में गांव से जुड़े किसी भी मामले का निकारण या निराकरण जो है कौन करता है? तो ये करटाहा ही है जो गांव से जुड़े जितने भी मामले होंगे ना सबका निवारण करेगा। क्वेश्चन नंबर 49, बिंझिया जनजाति से रिलेटेड क्या कथन जो है असत्य है, गलत है? तो पहला ऑप्शन ये है कि लोगों द्वारा गोमांस का भक्षण किया जाता है, गाय का मांस खाया जाता है, तो ये गलत है, वो आपका वर्जित है, नहीं खाया जाता है, तो ये कथन गलत है बिंझिया जनजाति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, गोंड जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया को क्या कहा जाता है? तो गोंड जनजाति पे आते हैं, इनका खुद का जो जातीय पंचायत है उसमें जो भी मुखिया है उसको सयाना कहा जाता है। जातीय पंचायत का मुखिया सयाना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, चेरो जनजाति, चेरो जनजाति में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि इसमें गांव, अंचल और जिला स्तर पर पंचायत की व्यवस्था की जाती है, तो ये सही है। चेरो जनजाति में क्या होता है, 3 स्तर में एक पंचायत की व्यवस्था होती है, गांव के स्तर पे अलग, अंचल के स्तर पे अलग और जिला के स्तर पे अलग। फिर दूसरा ऑप्शन है कि पंचायत के निर्णय का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, नहीं मानता है, तो जो भी दोषी है उसको जाति और समाज दोनों से निकाल दिया जाता है, दोनों से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है चेरो जनजाति के बारे में। क्वेश्चन नंबर 52, चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो चेरो जनजाति में 3 स्तर में बटा हुआ है पंचायत। तो सबसे पहले जो गांव का स्तर है उसमें जो पंचायत बना हुआ है उसका जो मेन रहेगा, प्रधान रहेगा, उसको मुखिया कहा जाता है और अंचल के स्तर में भी उसको मुखिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, तो चेरो जनजाति में अंचल के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो सेम इसको भी मुखिया कहा जाता है, गांव के स्तर पर और अंचल के स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 54, चेरो जनजाति में जिला के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? और जब जिला के स्तर पर देखेंगे पंचायत तो उसका जो प्रधान है उसको सभापति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, अब अलग दूसरा जनजाति पे आते हैं, चीक बड़ाइक जनजाति। उनकी जो शासन व्यवस्था है उसमें अंतर ग्रामीण पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो इसमें जो अंतर ग्रामीण पंचायत, एक से ज़्यादा गांव या एक गांव, तो अंतर ग्रामीण जो पंचायत बनी है उसके जो प्रमुख होते हैं उसको राजा कहते हैं ये लोग। और क्वेश्चन नंबर 56, चीक बड़ाइक जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसमें कौन राजा की सहायता करता है? तो राजा की सहायता करता है दीवान और पानरे, 2 पद हैं, दीवान और पानरे, दोनों ही राजा की सहायता करता है चीक बड़ाइक जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 57, तो चीक बड़ाइक जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो गलत कौन सा है? तो देखते हैं, इसमें कोई व्यवस्थित स्वशासन की प्रणाली विद्यमान नहीं है, तो सही बात है, इनकी भी कोई अच्छी कोई शासन करने की प्रणाली नहीं थी जो व्यवस्थित हो, ऐसा कुछ नहीं है। और इस जनजाति में शासन व्यवस्था में सभी पद, जिसमें जितने भी पद होंगे सब कैसे होंगे, वंशानुगत होते हैं, ये कथन भी सही है। और इनमें क्या होता है, सभी विवादों का निपटारा अंतर ग्रामीण पंचायत द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, अब आते हैं बेदिया जनजाति में। इनमें गांव स्तर पर जो निर्मित पंचायत है उसकी मुखिया को क्या कहते हैं? तो गांव स्तर पर निर्मित पंचायत का मुखिया जो है वो सरकार कहलाता है। बेदिया जनजाति में गांव स्तर पर निर्मित पंचायत का मुखिया सरकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 59, बेदिया जनजाति में पूरी के पूरे समाज को, बेदिया समाज को देख रहे हैं, संपूर्ण समाज के स्तर पर जो भी पंचायत अवस्थित है उसके प्रमुख को क्या कहते हैं? उसको परगणित कहते हैं। तो बेदिया जनजाति में संपूर्ण समाज के स्तर पर अवस्थित पंचायत का प्रमुख परगणित कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 60, बेदिया जनजाति में कई गांवों को मिलाकर, कई गांवों को आपस में मिलाकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है, जिसके जो मुखिया है उसको सरकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, कोरा जनजाति। कोरा जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या
किस नाम से जाना जाता है? तो कोरा जनजाति में जो ग्राम के प्रधान है उसको महतो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, कोरा जनजाति में महतो की सहायता के लिए निम्न में से कौन होते हैं? तो महतो की सहायता करता है प्रामाणिक और जोग मांझी। प्रामाणिक और जोग मांझी दोनों ही महतो की सहायता करता है कोरा जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 63, गोड़ाई जनजाति, इनके बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें क्या होता है कि पिता की संपत्ति में पुत्री को भी बराबर का हिस्सा दिया जाता है, ये कथन जो है वो गलत है। पुत्री को नहीं दिया जाता है कुछ भी। यदि किसी का बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, बेटियां ही हैं, पुत्री है, लेकिन उनको कोई हक नहीं रहता पिता की संपत्ति में, तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 64, कंवर जनजाति, इसमें जो जातीय पंचायत है उनके मुखिया को क्या कहते हैं? तो जातीय पंचायत का मुखिया सयाना कहलाता है कंवर जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 65, कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो कंवर जनजाति में जो भी ग्राम पंचायत है उसका जो भी प्रमुख है उसको पटेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पटेल। क्वेश्चन नंबर 66, कोल जनजाति, कोल जनजाति में ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया जो है वो मांझी कहलाता है कोल जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 67, खरवार जनजाति, इसमें जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो खरवार जनजाति में जातीय पंचायत का जो मुखिया है वो मुखिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 68, खरवार जनजाति में विभिन्न गांवों को मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? पहला जो है 4 गांवों की पंचायत को चट्टी कहा जाता है, ये तो सही है। 4, 5 और 7 हम लोग पढ़े थे, तो इसलिए 4 गांवों की पंचायत को चट्टी कहा जाता है, 5 गांवों की पंचायत को पचोरा कहा जाता है, 7 गांवों की पंचायत को सतोरा कहा जाता है, लेकिन 6 गांवों की पंचायत को छिटोरा कहा जाता है। ये कथन क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 69, बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो बैगा जनजाति में क्या होता है? जो भी जातीय पंचायत है उसका जो भी प्रमुख होगा उसको मुकद्दम कहते हैं। जातीय पंचायत का प्रमुख मुकद्दम कहलाता है बैगा जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 70, बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था में मुकद्दम की सहायता कौन करता है? तो बैगा जनजाति में क्या होता है? मुकद्दम, जो कि जातीय पंचायत का प्रमुख है मुकद्दम, और मुकद्दम की सहायता करता है सयाना और सिख। क्वेश्चन नंबर 71, बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था में पंचायत के फैसले को ग्रामीणों तक पहुंचाने वाले संदेश वाहक को क्या कहा जाता है? तो बैगा जनजाति में जो भी पंचायत किसी मामले में यदि फैसला लिए हैं उसको ग्रामीणों तक पहुंचाने वाला जो संदेश वाहक होता है उसको चारीदार कहा जाता है। तो इस तरह से झारखंड के विभिन्न शासन व्यवस्थाएं जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो रहा, ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग झारखंड का इतिहास को स्टार्ट करेंगे अगला सीरीज में। थैंक यू।